हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड लेक्चर एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट का। पिछले दो लेक्चरों में हमने जानने की कोशिश की है कि किस तरीके से एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट वर्क करता है, एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट और आइडियाज़ क्या हैं, इनके बारे में हमने चर्चा की थी। हमने इसके नेचर के बारे में भी डिस्कशन किया था और साथ ही दूसरे लेक्चर में हमने जो मैनेजमेंट के कई लेवल्स होते हैं या प्रबंधन के कई स्तर हैं उनके बारे में भी चर्चा की थी। और साथ ही हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से प्रबंधन के कई स्तरों में कौन कौन से तत्व होते हैं जिनके द्वारा कि एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट या प्रबंधन के तत्व कार्य करते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। इसको हम फिर से दो भागों में बांटेंगे, जिसमें कि एक में हम जो है वैज्ञानिक प्रबंधों के सिद्धांत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और दूसरे में हम लोग प्रशासनिक प्रबंध के सिद्धांत और नौकरशाही प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आइए बिफोर वी गो, उससे पहले स्टार्ट करते हैं कि हम ये प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न क्या है और उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। प्रश्न है कि प्रबंधकीय शाखाओं एवं विचारों की विस्तृत रूप से व्याख्या कीजिए। यानी प्रबंध के या मैनेजमेंट के जो ब्रांचेस हैं और उसके जो थॉट्स लिए गए हैं या विचार जो आए हैं वो कहाँ से आए हैं, उनके बारे में प्रॉपर तरीके से डिफाइन करना है आपको। ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर आता है तो कई फैक्टर्स को अपने साथ कंसीडर करता है, जैसे कि इसमें आपसे क्लासिकल अप्रोच या चिर प्रतिष्ठित दृष्टिकोण भी पूछा जा सकता है। इसमें आपसे संयोगिकी दृष्टिकोण के बारे में भी पूछा जा सकता है। इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आधुनिक विचार क्या हैं। इसके अलावा अलग अलग क्वेश्चंस में वैज्ञानिक प्रबंधों के सिद्धांत के बारे में, प्रशासनिक प्रबंध के सिद्धांत के बारे में या नौकरशाही प्रबंध के सिद्धांत के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हमको इस प्रश्न में लगभग सारी चीज़ें कवर करनी है और इसलिए ये सब कुछ कवर करना है क्योंकि इसके द्वारा ही हम ये समझ सकते हैं कि हमारे पास जिस भी तरीके का प्रश्न आएगा हम उसको कितनी आसानी से कर सकेंगे। तो पहले तो देखते हैं, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में डिफ़ाइन किया था जिसमें आपको बताया था कि इंग्लैंड में एक शानदार औद्योगिक क्रांति हुई थी जो कि 1860 के आसपास या उसके पहले जो है शुरू कर दी गई थी और उसके बाद जो है विश्व स्तर पर इसमें मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू कर दिया गया था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसमें बहुत सारा जो है मैनेजमेंट का प्रोसेस शुरू कर दिया गया था और ये काम स्टार्ट हो गया था। वहीं जब बात आई थी कि किस तरीके से प्रबंधकीय सिद्धांत कार्य करते हैं तो यहीं से पहली बार प्रबंधन के सिद्धांतों का जन्म हुआ, प्रबंधन की अवधारणा का जन्म हुआ, प्रबंधन की अवधारणा के कार्य करने के तरीके को इसमें जो है कंटेंट को रखा गया और इसको समझाया गया। पहली बात करते हैं हम चिर प्रतिष्ठित दृष्टिकोण या क्लासिकल अप्रोच की। तो यहाँ पर हमने प्रबंधन को मेनली 3 भागों में बांटा, जिसमें पहला है चिर प्रतिष्ठित दृष्टिकोण या क्लासिकल अप्रोच, दूसरा है न्यू क्लासिकल अप्रोच या कंटिजेंसी अप्रोच इसको कहते हैं, इसको नव प्रतिष्ठित या संयोगिकी दृष्टिकोण भी कहते हैं। संयोगिकी इसलिए क्योंकि नए और पुराने के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक है, ये दोनों के बीच में एक कनेक्शन को क्रिएट करता है। और आधुनिक विचार या मॉडर्न थॉट्स जो कि हमारे मैनेजमेंट के आजकल के थॉट्स हैं उनके बारे में इसमें चर्चा की गई है। तो हम लोग पहले जो अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे क्लासिकल अप्रोच या चिर प्रतिष्ठित दृष्टिकोण से। ये मुख्यतः 3 तरीके का होता है। 3 तरीके का यानी 3 तरीके से हम इसमें जो है अपने विचार रखते हैं। पहला विचार जो रखा गया है एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट में है वो वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों के द्वारा रखा गया है, यानी साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा जो सिद्धांत रखा गया है वो प्रशासनिक प्रबंध का सिद्धांत रखा गया है या एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। और तीसरा जो है नौकरशाही प्रबंध का सिद्धांत है जिसको हम ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। इन सिद्धांतों में, तीनों ही सिद्धांतों में जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो आपका सबसे पहला जो है वैज्ञानिक प्रबंध तथा प्रशासनिक प्रबंध का सिद्धांत ही महत्वपूर्ण है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्तमान में हम जिस भी मैनेजमेंट के या प्रबंधन के स्वरूप को देखते हैं उन स्वरूपों का कहीं ना कहीं जन्म जो हुआ वो इन्हीं 2 सिद्धांतों के आधार पर हुआ। और अगर हम वैज्ञानिक सिद्धांत की बात करते हैं तो हम कहेंगे कि जो चीज़ प्रारंभ में की जाती है, जो सबसे पहले किसी काम को करता है, वो शायद उतना बेहतर तरीके से ना करे, बल्कि समय के साथ उसमें जो है ज़्यादा परिवर्तन और सुधार आते रहते हैं। अगर हम बात करें कि पहले हमने जो पहली बार गाड़ी बनाई थी वो क्या आज की गाड़ियों की तरह ही एडवांस थी? नहीं। पहली बार जो हवाई जहाज़ बनाया क्या उसी तरीके से एडवांस था जैसे आज का है? नहीं। तो हम कहेंगे पहली बार अगर किसी ने कोशिश की तो एटलीस्ट उसकी कोशिश जो है बेहतर होती है क्योंकि उससे हम एक नए युग को जन्म दे सकते हैं।
चाहे वो किसी हवाई जहाज़ की बात करें, चाहे ट्रेनों की बात करें, चाहे गाड़ियों की बात करें, चाहे मोबाइल युग की बात करें, चाहे कपड़ों की बात करें। आज का जो वर्तमान कल्चर डेवलप हुआ है, ये पुराने समय में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रयास किए गए। हर प्रयास के बाद आज जा कर के हमारे सामने जो है ये स्वरूप आया है, जिसके बारे में कि हम देखते और समझते हैं। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है, साइंटिफिक प्रबंधन का सिद्धांत है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसने अपने आप में जो है या शुरुआत में आया था, इसलिए इसका अलग भी महत्व है। अलग महत्व इसीलिए है क्योंकि पहली बार आया, इसमें बहुत सारे प्रयास किए गए। 20वीं शताब्दी में परिस्थितियों के अनुकूल जो है यूनाइटेड नेशंस में जो है जिस तरीके से डेवलपमेंट हुए, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंग्लैंड में मिल करके इन फैक्टर्स के ऊपर काम किया गया। तो पहली बार जो है वैज्ञानिक प्रबंध का जो सिद्धांत दिया गया था वो FW टेलर के द्वारा दिया गया। ये नाम आप याद कर लीजिएगा। ये USA या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रहने वाले थे और FW टेलर एक बहुत इम्पॉर्टेंट नाम है, आप इनको याद रखिएगा कि वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत के जनक कौन थे। तो वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत के जनक जो है वो FW टेलर थे। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको असाइनमेंट के तौर पे भी जी इस क्वेश्चन के बारे में जानना है। अगर मैं आपसे पूछूं कभी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो है किसने दी, तो आपको पता होना चाहिए कि FW टेलर ने दी। टेलर ने 1911 में अपनी एक बुक निकाली थी मैनेजमेंट की, जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी वैज्ञानिक प्रबंध के जो प्रिंसिपल्स थे उनके ऊपर जो है इन्होंने एक किताब निकाली थी। इन्होंने इसमें बहुत सारी चीज़ों को कहा, मैनेजमेंट को कैसा होना चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए, इसके बारे में इन्होंने अपने बेहतरीन विचार रखे थे और उन बेहतरीन सिद्धांतों के बारे में हम जो है आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात यह जानना बहुत ज़रूरी है कि इन्होंने जब अपने वैज्ञानिक जो प्रबंध के सिद्धांत सामने रखे थे, उन वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों का आज के समय में उतना ही महत्व है जितना कि आज हमारे जीवन में मैनेजमेंट का, क्योंकि इसको एक विस्तृत क्रम में, एक विस्तृत तरीके से चलाना और आगे लेकर के आना, ये जो है प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है और इसकी शुरुआत यहीं से की गई थी। अच्छा, इनका जो सिद्धांत था उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम पारस्परिक सहयोग अथवा मानसिक क्रांति। जैसा इसमें लिखा है, इसका आधार प्रबंध एवं श्रम के बीच पारस्परिक सहयोग की भावना का होना है और इसका मुख्य कारण दोनों पक्षों का आपसी विश्वास होता है। देखिए, बहुत समय पहले जब मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया था, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि भाई अंग्रेज़ भारत में आए, भारतीयों पे उन्होंने बड़े अत्याचार किए, उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था, उनमें से कई लोगों को लेबर बना करके, गुलाम बना करके जो है जहाज़ों में रख दिया जाता था, विदेश ले जाया जाता था, उनसे वहाँ काम करवाया जाता था। ये जो ज़बरदस्ती कार्य करवाने वाला एक जो कॉन्सेप्ट होता है, ये मैनेजमेंट के अंदर नहीं आता है। इन्होंने अपनी साइंटिफिक मैनेजमेंट में सबसे पहली बात यही कही कि पारस्परिक सहयोग अथवा मानसिक क्रांति, क्योंकि उस समय पे पूरा विश्व एक नए कगार पर, एक नए युग की तरफ बढ़ रहा था। कुछ भी आपको मैन्युफैक्चर करना है तो आप किसी से ज़बरदस्ती अगर काम करवाएंगे तो काम तो होगा, बट काम में वो एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस नहीं आती है जो कि तब आएगी जब आप उससे उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करवाएंगे। तो यहाँ पर ये यही कहता है कि अगर प्रबंध या जो मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट, हमने पहले बात की थी कि प्रबंध के 3 स्तर हैं, उच्च प्रबंधन, मध्य प्रबंधन और निम्न प्रबंधन। तो उच्च प्रबंधन और श्रम के बीच में मैंने एक कनेक्टिंग लिंक बताया था, यानी जो मिडिल मैनेजमेंट है या मध्यस्थ होता है, मैनेजर्स होते हैं, वो नीचे वाले लेबर्स के बीच में और कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के बीच में जो है एक कनेक्टिंग लिंक, एक पारस्परिक सहयोग की भावना को क्रिएट करते हैं। ये सहयोग की भावना होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी आपसी समझ से ही किसी संस्था को या ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाया जा सकता है और उसमें बेहतर विश्वास के द्वारा ही उसको सफल बनाया जा सकता है। अगर ये प्रोसेस ना हो तो मैनेजमेंट उतना इफेक्टिव नहीं होता है। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरा कि प्रमाणिक कार्य का निर्धारण या सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड टास्क। अच्छा, ये वैज्ञानिक प्रबंधन का दूसरा कार्य है और सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड टास्क का मतलब ये है कि अगर कोई कार्य निर्धारण हो तो कार्य निर्धारण कितना एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव होना चाहिए। FW टेलर ने इस बात पे खास तौर पे ध्यान दिया। क्यों ध्यान दिया? देखिए, उनका कहना ये था कि हम किसी को भी लेबर को कार्य करने के लिए रखते हैं तो हम किसी को भी किसी भी कार्य के लिए सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी एक क्षमता होती है, हर व्यक्ति का अपना एक स्पेशलाइजेशन होता है। उस स्पेशलाइजेशन या विशिष्टीकरण के द्वारा ही वो दूसरे टास्क को करता है।
कोई सचिन तेंदुलकर हाई स्कूल फेल हैं बट क्रिकेट में जो है ही इज़ द गॉड ऑफ क्रिकेट, और पूरे विश्व में जो है उनका नाम क्रिकेट को लेकर के जाना जाता है, जबकि हाई स्कूल में 2 बार वो भी फेल हुए। वहीं आपने देखा होगा कि कुछ लोग हाईली क्वालिफाइड होते हैं, वो अपने वर्क में स्टैंडर्ड होते हैं। तो यहाँ पर कहने का पर्पज़ यही है बस कि जो व्यक्ति जिस कार्य के लिए बना है, अगर हम ज़बरदस्ती सचिन तेंदुलकर को डॉक्टर बनाने की कोशिश करते या हम जो है रतन टाटा को ज़बरदस्ती क्रिकेटर बनाने की कोशिश करते, तो क्या ये पॉसिबल था कि हमारे सामने एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन या एक सक्सेसफुल क्रिकेटर आ पाए? जी बिल्कुल नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि हर व्यक्ति का जो अपना स्पेशलाइजेशन है वो स्पेशलाइजेशन मैटर करता है कहीं ना कहीं, और स्पेशलाइजेशन के अनुसार ही अगर व्यक्ति अपना कार्य करेगा तो उसको ज़्यादा सफलता मिलने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर जो है जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट था वो इसी से मिलता जुलता था। इसमें इन्होंने किन किन चीज़ों का निर्धारण किया है? पहला देखिए, औसत मजदूर की क्षमता। मैंने आपसे कहा कि पहले ज़बरदस्ती लेबर से बहुत अधिक कार्य करवाया जा रहा था। लेबर से ज़बरदस्ती कार्य करवाने का मतलब ये है कि लेबर को जो है आप गुलाम बना करके रखते हैं, उससे ज़बरदस्ती कार्य करवा रहे हैं, उसको ज़बरदस्ती जो है लेकर के जा रहे हैं, उससे 15-15, 20-20 घंटे काम करवाया जा रहा है, मारा जा रहा है, उसको रिम्यूनरेशन और उसके वेजेस भी नहीं दी जा रही है, खाने के लिए भी ठीक से नहीं मिल रहा है, लेकिन काम बहुत करवाया जा रहा है। तो इसमें हम क्या पाते हैं कि मज़दूर भी चिढ़ जाएगा, काम भी ठीक से नहीं करेगा, और आप जिस काम के लिए उससे ज़बरदस्ती करवा रहे हैं उसमें भी एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस नहीं आएगी। तो ये इस बात को प्रमाणित करता है कि जो वर्तमान समय में मैनेजमेंट थॉट्स हैं वो कहीं ना कहीं डिफरेंट होने चाहिए जो कि उस समय एग्जिस्ट कर रहे थे। दूसरी बात है टाइम स्टडी की। यहाँ पर 3 चीज़ें हम स्टडी करते हैं: टाइम स्टडी, मोशन स्टडी और फटीग स्टडी। टाइम स्टडी या समय का अध्ययन करते हैं कि कितने कम समय में कितना बेहतरीन व्यक्ति काम कर लेता है। गति अध्ययन, कार्य करने की क्षमता कैसी है। और थकान अध्ययन या फटीग स्टडी, कितने घंटे के बाद मजदूर थक जाता है और हम उससे कार्य नहीं करवा सकते हैं। एक आखिरी चीज़ है प्रेरणात्मक मजदूर प्रणाली। हम इसके बारे में विस्तृत रूप से आगे चर्चा करेंगे, जिसमें मोटिवेशनल थ्योरीज आती हैं कि मोटिवेशन या दूसरे को जो है मनोवैज्ञानिक रूप से जो है समर्थवान बनाना, और ये एक प्रेरणात्मक जो प्रक्रिया होती है ये किसी मजदूर के लिए, किसी संस्था के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट होती है और कैसे कार्य करती है, इसके बारे में हम जानेंगे। अगली जो इन्होंने अपनी थ्योरी बताई थी वो थ्योरी थी श्रमिकों का वैज्ञानिक चुनाव तथा परीक्षण। इस जो इनके साइंटिफिक जो थॉट्स थे, इस पॉइंट पे जरा खास तौर पे ध्यान दीजिएगा कि श्रमिकों का वैज्ञानिक चुनाव तथा प्रशिक्षण। साइंटिफिक चुनाव का मतलब यहाँ पर क्या है, इसको हम जरा एक बार समझ लेते हैं। देखिए, मैंने आपसे बताया था कि जो प्रबंधन है वो वैज्ञानिक होने के साथ साथ, साइंटिफिक होने के साथ साथ आर्ट भी होता है। ठीक है, आर्टिस्टिक होने का मतलब ये है कि पहले प्रबंधन उतना अच्छा नहीं था, यानी पहले हमने उतना अच्छा हवाई जहाज़ नहीं बनाया था, बट आज हम इतना खूबसूरत हवाई जहाज़ देखते हैं, उसमें अंदर जाते हैं, उसका इंटीरियर, उसका अंदर का एम्बियंस, उसका स्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत होता है। ठीक है, लेकिन अब पहली बार शायद जो हवाई जहाज़ बना हो उसमें ये चीज़ें इतनी अच्छी ना हो। आप पहली बार लिखना शुरू करते हैं तो आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती है, लेकिन समय के साथ आप धीरे धीरे इसमें इम्प्रूव करते हैं तो आपको बेहतरीन हैंड राइटिंग देखने को और समझने को मिलती है। तो इन सब चीज़ों से हमको क्या पता चलता है कि समय के साथ अगर हम चेंजेस करते जाएं तो हमारी जो भी चीज़ हमने इनिशिएट किया है, जिस चीज़ में भी या जिस कार्य को हमने प्रारंभ किया है, उसमें एक अच्छा रिस्पांस हमको मिल जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि साइंटिफिकली वो चीज़ कहाँ से आती है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर लगता है कि हमको सबसे पहले उसमें प्रॉब्लम, जहाँ पे कि हमको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दुनिया में मैनेजमेंट का जब शुरू में प्रॉब्लम चल रहा था या कार्य चल रहा था तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। लेबर्स नहीं मैनेज होते थे, उनको पेमेंट नहीं मिल पाती थी, सही समय पर चीज़ें मैनेज नहीं पाती। जब ये दिक्कतें आई तभी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का जन्म हुआ। तो समस्या जो प्रॉब्लम होती है उसके बाद उस पर परिकल्पना होती है या हाइपोथेसिस होती है, जिस हाइपोथेसिस के बिहाफ पे हम ये कहते हैं कि हाँ, हमको अब इसमें कुछ ना कुछ इनोवेशन करना है और नई चीज़ डालनी है, इसको इस तरीके से चलाना है। परिकल्पना के बाद फिर हम प्रयोग करते हैं, यानी जो प्रोसेस हम सोच रहे होते हैं उसको अप्लाई करते हैं। फिर उसको प्रयोग करने के बाद जो है हम उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, और इम्प्लीमेंट करने के बाद देखते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ रहा है, क्या हमारे पास सही रिज़ल्ट आया है। अगर नहीं आया तो हम उसमें कुछ और परिवर्तन करते हैं, हम उस प्रोसेस को दोबारा दोहराते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर इन्होंने कही है कि श्रमिकों का जो चुनाव है वो बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से होना चाहिए। टेलर ने कभी नहीं कहा कि किसी को भी सीधा भर्ती कर लिया जाए, मतलब किसी भी श्रमिक को आप डायरेक्ट ज्वाइन कर लें। पहले आप देख लें श्रमिक किस क्षमता का
कर्मी है, किस क्षमता से कार्य करता है, उसके अनुसार भर्ती करें। अगर कोई जो है इलेक्ट्रॉनिक वर्क में एक्सपर्ट है तो उससे इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करवाया जाए। अब आप ये नहीं करवा सकते हैं किसी मजदूर से जो कम पढ़ा लिखा है उसको आप जो है ज़बरदस्ती किसी इंटरनेशनल लेवल पे जो है लेक्चर के लिए जो है अरेंज कर दें कि भाई यहाँ जाकर के आप लेक्चर दीजिए, वो भी इंग्लिश में दीजिए, क्योंकि वो उस स्तर का है ही नहीं, उसने वो चीज़ पढ़ी नहीं है। हाँ, उससे आप ये कह सकते हैं कि आप घर बना लीजिए, मकान बना लीजिए, तो वो शायद आसानी से बना ले। तो सही समय पर, सही जगह पर, सही व्यक्ति का होना, राइट पर्सन एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस, यही जो है हमारे मैनेजमेंट का सार होता है। और श्रमिकों का जो वैज्ञानिक चुनाव और प्रशिक्षण कि उनको आप भर्ती कीजिए, फिर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए कि उनको क्या काम करना है, और जब वो कार्य करना सीख जाएं उसके बाद उनको कार्य पर लगाइए ताकि हमको बेहतर रिजल्ट मिल सकें। इसके बाद हम बात करते हैं अगला जो फैक्टर है वो है सामग्री, उपकरण व उत्पादन मार्ग निर्धारण का प्रमापीकरण। ठीक है, यानी हम जो मैनेजमेंट का काम करते हैं उसमें हमको कौन सा सामान चाहिए, उसमें हमको जो है क्या नए इक्विपमेंट्स का मतलब देखिए साइंटिफिक मैनेजमेंट में इन्होंने इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर दिया कि हम टेक्निकल जो है हो जाएं। जैसे आज के समय में हम देखते हैं कि हम टेक्निकल बहुत हैं और सारे काम, बड़ी बिल्डिंग्स बननी हो, चाहे आपको कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, सब चीज़ में टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है, इससे हमारा काम आसान हो गया है। तो उनका भी यही कहना था कि जो भी सामग्री हम यूज़ करते हैं, जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं और जो भी प्रोडक्शन के मेथड्स यूज़ करते हैं वो इफ़ेक्टिव होने चाहिए। ठीक है, और हमको अच्छे मजदूर, उत्तम मजदूर मिलने चाहिए ताकि काम अच्छे तरीके से पूरा हो। नई सामग्री होनी चाहिए। सामग्री का मतलब रॉ मटेरियल से हमको फिनिश्ड गुड बनाना है, कच्चे सामान से अंतिम प्रोडक्ट तक तैयार करना है, तो हमारे पास कच्चा सामान है वो अच्छा होना चाहिए। अगर हम अच्छे रॉ मटेरियल से अच्छी सरिया नहीं बनाएंगे तो शायद बिल्डिंग कमज़ोर पड़ जाए। उसी तरीके से यहाँ कच्चा जो रॉ मटेरियल है वो अच्छा होना चाहिए। इक्विपमेंट्स या उपकरण जो हैं हम उनको यूज़ करना चाहिए और उनको चलाने वाले भी एक्सपर्ट होने चाहिए जिससे कि हम सही रिस्पॉन्सेस प्राप्त कर सकें। इसके बाद हम देखते हैं जो अंतिम तथ्य इन्होंने डिस्क्राइब किया है, इसमें उन्होंने कहा प्रशासकीय पुनर्गठन या एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट में ही इन्होंने कहीं ना कहीं ये एक इनिशिएटिव दे दिया था जिसमें इन्होंने ये बता दिया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो रीऑर्गेनाइजेशन है यानी प्रशासकीय पुनर्गठन है, इसकी कितनी ज़्यादा आवश्यकता है। प्रशासकीय पुनर्गठन का मतलब देखिए हमने उच्च मैनेजमेंट या उच्च प्रबंधन, मध्य प्रबंधन और निम्न प्रबंधन के बारे में पढ़ा। इस उच्च, निम्न और मध्य प्रबंधन में हमने पाया कि 3 लेवल मिलते हैं। सबसे ऊपर वाला लेवल इंस्ट्रक्शंस देता है मिडिल को, मिडिल वाला इंस्ट्रक्शन देता है सबसे नीचे वाले को, और सबसे नीचे वाला उस काम को परफॉर्म करता है। यानी एक मैनेजरियल टास्क हो गया, एक ऑपरेटिंग टास्क हो गया। पिछले लेक्चर में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। जब जो है ये हम इस अलग अलग स्तर पे पढ़ते हैं और हम जानते हैं तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन यानी प्रशासकीय पुनर्गठन जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि उसके बाद ही हम सही लेवल्स को या सही स्तरों को निर्धारित कर सकते हैं जिनके द्वारा कि भौतिक कार्य सही तरीके से किए जाएँ, उनका नियोजन या प्लानिंग सही तरीके से की जाए, सही तरीके से जो है मैन पावर सेलेक्ट कर दी जाए और सही तरीके से जो है उसमें लोगों को शामिल कर दिया जाए। ठीक, अब बात आती है, हम लोग अगले पॉइंट पर डिस्कस करते हैं जिसमें हमारे सामने ये आता है कि एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट में जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट जो कि एफ.डब्ल्यू. टेलर द्वारा दी गई है, इसमें इस थ्योरी के आने के बाद मैनेजमेंट में क्या क्या बदलाव हुए, यानी प्रबंधन में क्या क्या बदलाव हुए और वैज्ञानिक प्रबंधन के क्या क्या हमको लाभ प्राप्त हुए। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि आखिर इन्होंने इतना बड़ा परिवर्तन जब मैनेजमेंट में उस समय किया था 17वीं शताब्दी में, तो हमको क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिले थे, क्या क्या मुनाफा मिला था हमको। तो देखिए पहली चीज़ तो ये है कि उत्पादन में वृद्धि। मैंने आपसे कहा कि अगर रॉ मटेरियल अच्छा यूज़ कर रहे हैं और रॉ मटेरियल के साथ साथ बनाने वाला, मैन्युफैक्चरिंग करने वाला भी टैलेंटेड है, स्किल्ड है, तो उसमें क्या होता है कि जो भी गुड्स बन करके निकलता है वो अच्छा ही निकलता है। तो जब आप कम समय में कम कॉस्ट पे ज़्यादा अच्छा लेबर यूज़ करके प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमारा प्रोडक्शन या उत्पादन बढ़ जाता है। तो हमने यही पाया कि उत्पादन में हमारे वृद्धि पाई गई थी विश्व स्तरीय। दूसरी चीज़ लागतों में कमी। अगर हमारे पास 100 रुपये हैं और हमको उसको जो है इस तरीके से मैनेज करना है कि शाम तक हमारे पास 50 रुपये बचने चाहिए, तो हम उसको इसी तरीके से खर्च करेंगे कि कोशिश ये करें कि उसमें 50 रुपये बच जाएँ, और 50 ना भी बचें तो बचाते बचाते हम फिर भी 40 रुपये बचा ले जाएँ। अगर हमने इतना कर लिया तो ये कहा जा सकता है कि हमारा मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, हमारा प्रबंधन दिन भर का बहुत अच्छा रहा।
तो यहाँ पर यही होता था कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती थी उसमें जो भी लागतें आती थीं, यानी जो भी इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता था वो लागतें कम हो गई, यानी प्रति यूनिट पर जो लगने वाला पैसा था वो बहुत कम हो गया और ज़्यादा यूनिट्स जब उत्पादन में वृद्धि हुई तो लागतों में अपने आप कमी हो गई। लाभों में भी वृद्धि, यदि प्रोडक्ट ज़्यादा बनने लग गए तो हम ज़्यादा प्रोडक्ट्स को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बेचने लग गए। जब हम ज़्यादा बेचने लग गए तो हम पा रहे हैं कि हमको बेनिफिट या प्रॉफिट भी, मुनाफा भी ज़्यादा होने लग गया है। अच्छा, चूँकि हमको मुनाफा ज़्यादा होने लग गया और हमने लेबरों को, स्किल्ड लेबर को सेलेक्ट किया और स्किल्ड लेबर आकर के जो है सही तरीके से जो है काम कर रहा था, उससे मैन्युफैक्चरिंग भी अच्छी हो रही थी, उससे हमको प्रॉफिट भी हो रहा था। तो हमने जो उनका रेम्यूनरेशन था और यानी कि उनके जो है जो मेहनत का पैसा था वो तो देते ही देते थे, उसमें भी वृद्धि कर दी, मजदूरी हमने बढ़ा दी उनकी। तो ऐसा करने से मजदूरों को भी बेनिफिट मिला। जीवन स्तर में वृद्धि, आपको यदि आपके जीने के लिए जो पैसे की आवश्यकता होती है यदि उससे ज़्यादा मिलने लगे तो आप बेहतर जीवन यापन कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा बेनिफिट जो है इसमें देखने को मिला था। इसके अलावा हमने देखा निर्यातों में वृद्धि। मैंने आपसे कहा कि जब आपका रॉ मटेरियल अच्छा है, मैन पावर आपने अच्छी यूज़ करी है, प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रहा है और कम कॉस्ट पे ज़्यादा प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं, मजदूरी भी आपने बढ़ा दी है। तो जब ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, निर्माण कार्य ज़्यादा हो रहा है, तो इस सामान को आपने ज़्यादा से ज़्यादा विदेशों में बेचना शुरू कर दिया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होने लगा। अब ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होने लगा तो आपने मैन्युफैक्चरिंग के स्तर को बढ़ा दिया। जब मैन्युफैक्चरिंग के स्तर को बढ़ा दिया तो वहाँ पर सीड्स या एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गया, रोज़गार क्रिएट हो गया और रोज़गार के भी नए अवसर हमको देखने को मिले। तो एक ओवरऑल यदि हम वैज्ञानिक प्रबंध को अगर हम देखें तो हम ये पाते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध के जरिए प्रबंधन के क्षेत्र में एक रिवॉल्यूशन या क्रांति आ गई थी और इस क्रांति के द्वारा हमने बहुत सारी चीज़ें नए तरीके से देखनी और समझनी शुरू कर दी। हमने विश्व स्तर पे ये सब चीज़ें जाननी और समझनी शुरू कर दी। F.W. टेलर का ये कॉन्सेप्ट हालांकि एक इनिशिएटिव कॉन्सेप्ट माना जाता है, इसके बाद और भी थ्योरीज आई, लेकिन इसको हम आधार मान करके चलते हैं क्योंकि इन्होंने उन बातों को बता दिया जिनके ज़रिए कि पूरे विश्व में एक नया प्रोडक्शन से लेकर के मैनेजमेंट को लेकर के एक नया विचार सामने आया और कई सारे लोगों ने इसके बाद अपने अपडेट्स देने शुरू किए। इसके बाद हम लोग अब अगले टॉपिक पे डिस्कशन जो करेंगे वो है थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट या प्रशासनिक प्रबंधन के सिद्धांत। तो ये हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर जो है अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी यू कैन कॉल, आप पूछ सकते हैं, आप जो है क्वेरीज कर सकते हैं। मैं आपको जो है इसके नोट्स भी मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं और हम लोग रेगुलर क्लासेज में भी इनके बारे में डिस्कशन करते रहेंगे। फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।